नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति को एक शब्द में कहें तो कुछ इसी प्रकार से इसको समराइज किया जा सकता है। ऑब्वियसली ये कहानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे टर्न्स और ट्विस्ट हैं और ये कहानी काफ़ी ज़रूरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि जब से ये रेवोल्यूशन शुरू हुई तब से ही पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई और यहाँ से ही लेफ़्ट विंग और राइट विंग जैसे शब्द निकल कर आए। तो आइए आज समझते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी कहानी विस्तार से। तो बिना वीडियो स्किप किए बने रहिए हमारे साथ। French history has been marked by several violent and bloody revolutions. French Revolution is this extraordinary moment when people began to believe that you could actually recreate almost everything in a society. And a new republic would be born in blood. The blood of the French Revolution. तो हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 17th सेंचुरी से। 16वीं शताब्दी के दशक में ये पूरी दुनिया कैसी दिखती थी। पूरी दुनिया में राजाओं महाराजाओं का राज था। सभी राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। तब के राजाओं को लड़ने भिड़ने का बहुत ही शौक था। सब अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि पहले सब इधर उधर लड़ते भिड़ते रहते थे। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो एक से एक बड़ा युद्ध देखने को मिलता है और सभी युद्ध जहां तक क्षेत्र विस्तार के लिए लड़े गए थे। यूरोप में उस समय 30 ईयर वॉर चल रहा था और अफ्रीका में कॉन्गो वॉर चल रहा था और चाइना में मिंग किंग वॉर चल रहा था। इंडिया में मुगल मराठा वॉर चल रहा था। लेकिन इन सब वॉर के पीछे दुनिया भर में पूरी जनता बेहाल थी। उस समय पूरी दुनिया में आम जनता में ऊंच नीच बहुत ही देखने को मिलता था। ये ऊंच नीच बेसिकली 3 भागों में डिवाइड था। सबसे ऊपर होते थे राजा और महाराजा, उसके नीचे होते थे कलरगी, जिन्हें हम आज की डेट में प्रीस्ट, पुजारी, पादरी कुछ भी बुला सकते हैं। पुजारियों को दुनिया भर में अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। और तीसरे नंबर पे आते थे हमारे किसान लोग। मैं तीसरे नंबर को किसान कहकर रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जनता कृषि पर ही आधारित थी। ये ऊंच नीच इंडिया के कास्ट सिस्टम से काफ़ी मेल खाता है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि हजारों सालों से यही सब चला आ रहा था और किसी को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी इस पे सवाल नहीं उठते थे। और जबकि ये सबको पता था कि ये पूरी तरह से गलत है, तो क्यों लोग इसके पीछे आवाज़ नहीं उठा रहे थे? अगर जो मैं इसका एक शब्द में उत्तर दूं तो इसका सबसे बड़ा कारण था धर्म, रिलीजन। धर्म के चलते कोई भी इन सब चीज़ों पर सवाल नहीं उठाता था। अगर जो उठाता था तो उसको उसके सवाल के साथ ख़त्म कर दिया जाता था। उस समय के ज़्यादातर लोग मानते थे कि राजाओं को भगवान ने भेजा है और भगवान ने ही उनको राजा बनने के लिए चुना है। इसीलिए कोई भी आम जनता उन पर कोई भी सवाल नहीं उठाती थी। वो कहते थे द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, कि भगवान ने राजा को राजा बनाया, इसीलिए उनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और प्रीस्ट, पुजारी, पादरी, इन लोगों ने कहा कि हमें भगवान ने एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना है, समझ लिए एक प्रकार से ठेकेदार के रूप में चुना है। ये थे सब धर्म के ठेकेदार, जो आजकल के समय से काफ़ी मेल खाते हैं। बाकी इन सब चीज़ों पर बात ना करते हुए हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। तो राजा कहते थे कि हमें भगवान ने राजा बनाकर ही भेजा और हम राजा बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। और पादरी, पुजारी, प्रीस्ट कहते थे कि हमें धर्म का ठेकेदार बनाकर भेजा गया है। तो इन सब चीज़ों में शूद्रों का क्या? उनको किसने भेजा, किस लिए भेजा? तो जो शूद्र वर्ग के लोग थे वो अपनी परेशानियों को भगवान के प्रसाद के रूप में देखते थे। आज भी देखते हैं। उनको लगता था कि हमने पिछले जन्म में ज़रूर ही कोई पाप किए होंगे, जिसलिए इस जन्म में हमको इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो दुनिया के हर देश में ज़्यादातर इसी प्रकार के कारण बताए जाते थे। इसी तरह के बेसिक एक्सक्यूज़ दिए जाते थे कि तुमने ज़रूर ही पिछले जन्म में कोई बुरे काम किए हैं, इसलिए तुम्हें इस जन्म में कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब 16वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत सोचा कि क्या सच में ऐसा सिस्टम डिजर्व करता है? किसने हक दिया राजा को राजा बनने का? क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? क्योंकि जो पहले का सिस्टम था राजतंत्र, इसमें
राजा के घर वाले ही राजा बन सकते थे, उनके वंशज ही आगे की शासक बनते थे। लोगों में थोड़ी जागरूकता आई और उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया। इस समय को द एज ऑफ एनलाइटमेंट नाम से पुकारा गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, ऐसे ही किसी चीज़ पर विश्वास मत करो। रेने डिकार्टिस एक फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी कहा जाता है। उनकी एक फेमस स्टेटमेंट थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब कि मैं सोच सकता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इनलाइटमेंट का बेस बनी। जब इन सब चीज़ों पर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया तभी तो उनके मन में तरह तरह के सवाल जागे कि क्या ऐसा संभव है या जो ये लोग बताते हैं ये डिजर्व करता है। उस समय बाइबल में लिखा गया था कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तभी हमारे गैलीलियो भाई साहब आए और उन्होंने अपनी टेलीस्कोप से देखा और बताया। उन्होंने जुपिटर की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि जुपिटर के चारों ओर उसके मून्स घूमने लग रहे हैं और इसी बेस पर उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी बनाई और उन्होंने बताया कि बाइबल में जो लिखा है वो बिल्कुल ही गलत है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। सूरज चक्कर नहीं लगाता है बल्कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। जब ये सारी बात धर्म के ठेकेदारों को पता चली तो उन्होंने गैलीलियो से पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे धर्म और हमारे धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाने की, तुम हमारी लिखी हुई चीज़ों को गलत कैसे कह सकते हो। गैलीलियो की इसी गलती के कारण उन्होंने उनको आजीवन कारावास में डाल दिया। क्या आप लोगों को लगता है कि ये वाकई में कोई गलती की थी इन्होंने? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोग धर्म पर विश्वास करते हैं? क्या आप धर्म ग्रंथों पर विश्वास करते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि जो भी इन सब धर्म ग्रंथों में लिखा है वो सब सही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन गैलीलियो कोई अकेले ही इंसान नहीं थे, इनके बाद में बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, न्यूटन जैसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। तो ये कहानी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग चलेगी। अब धीरे धीरे इस कहानी को मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि एक पार्ट में काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसकी अगली कहानी और इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। तो कृपया अगली कड़ी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी इससे जुड़ी अगली वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।